भारतीय राजनीति में कुछ नेता आते हैं जो खेल के नियमों के हिसाब से खेलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो खेल को ही बदल देते हैं। आज हम एक ऐसे ही राजनीतिक दौर का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसे अक्सर मोदी फिनोमिनन कहा जाता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या बदला? इस दौर की राजनीति को अपने पिछले दौर से इतना अलग क्यों माना जाता है? कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इस पूरे बदलाव को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं? चलिए आज इसी की गहराई में चलते हैं। हमारे विश्लेषण का पहला हिस्सा है सरकार के साथ सीधा संवाद। ये उस बदलाव की कहानी है जहां पावर का जो एक पारंपरिक दूर का स्ट्रक्चर था, उसे नागरिकों के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन में बदला गया। इस बदलाव की सबसे बड़ी पहचान है डायरेक्ट कनेक्ट की स्ट्रैटेजी। इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, चाहे वो सोशल मीडिया हो या सरकारी ऐप्स, लीडरशिप सीधे सीधे देश के लोगों तक पहुंच सकती है। इससे जो बीच के लोग थे, जैसे पारंपरिक मीडिया या स्थानीय नेता, उनकी भूमिका काफी हद तक कम हो जाती है। और इस डायरेक्ट कनेक्ट के साथ गवर्नेंस की पूरी इमेज भी बदली है। एक दूर बैठे शासक की जो पुरानी धारणा थी, उसकी जगह एक सुलभ, एक एक्सेसिबल प्रधान सेवक की नई पहचान को आगे बढ़ाया गया। एक ऐसा सेवक जो खुद को जनता का पहला सेवक मानता हो। अच्छा, इस बदलाव का एक और मकसद था सरकार के काम करने का तरीका बदलना। सरकारी मशीनरी, जिसे अक्सर एक सुस्त हाथी की तरह देखा जाता था, उसे एक डायरेक्ट डिलीवरी मशीन में बदलने की कोशिश की गई। एक ऐसी मशीन जो फायदे और सर्विसेज सीधे लोगों तक पहुंचा सके। और इस मशीन का इंजन वो बनी जैम ट्रिनिटी, मतलब जनधन खाते, आधार की पहचान और मोबाइल कनेक्टिविटी। इन तीनों को एक साथ लाकर एक ऐसा पाइपलाइन तैयार किया गया जिससे सरकारी सब्सिडी और दूसरे फायदे सीधा लोगों के बैंक खातों में पहुंचने लगे। अब देखिए, एक तरफ तो ये दावा है कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगी, लेकिन हाँ, दूसरी तरफ डेटा सेफ्टी और प्राइवेसी को लेकर भी सवाल जरूर उठे हैं। तो ये तो हुई देश के अंदर की बात। अब जरा देखते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत की भूमिका और छवि में क्या बदलाव आया। देखिए, पारंपरिक तौर पर भारत की फॉरेन पॉलिसी को एक बैलेंसिंग पार के तौर पर देखा जाता था। मतलब भारत दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच एक स्वतंत्र और एक संतुलित रास्ता अपनाने की कोशिश करता था। लेकिन हाल के सालों में इस भूमिका में एक शिफ्ट देखा गया है। अब भारत ने एक लीडिंग पावर के तौर पर उभरने की कोशिश की है, चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी पहल हो या ग्लोबल मंचों पर आतंकवाद जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाना हो। अब भारत ग्लोबल बातचीत को सिर्फ सुन नहीं रहा, बल्कि उसे शेप देने की कोशिश कर रहा है। और इसी दौरान कुछ इंटरनेशनल सर्वेज में प्रधानमंत्री मोदी को लगातार हाई ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग्स मिली हैं, जो अक्सर दुनिया के दूसरे डेमोक्रेटिक नेताओं से ज्यादा होती हैं। हालांकि हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इन सर्वेस के अपने पैरामीटर्स और अपनी लिमिटेशंस होती हैं। इस नई विदेश नीति की नींव है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट। मतलब भारत किसी एक पावर ब्लॉक से बंध कर नहीं रहेगा, बल्कि अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग देशों के साथ रिश्ते बनाएगा। वैक्सीन मैत्री पहल से लेकर दुनिया के संघर्षों पर अपने आज़ाद रुख तक, भारत ने यही संदेश देने की कोशिश की है कि वो सबका दोस्त है, पर किसी का अनुयायी नहीं। अब हम आते हैं तीसरे और शायद सबसे अहम पहलू पर, वो लॉन्ग टर्म विजन जो सिर्फ 5 साल के चुनावी साइकिल से कहीं आगे देखता है। विकसित भारत 2047 ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, बल्कि इसे एक लंबे राष्ट्रीय मिशन के तौर पे पेश किया गया है। इसका लक्ष्य भारत की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को पूरी तरह से नया रूप देना है। इस विजन के कई पिलर्स हैं। एक है इकोनॉमिक डिजिटाइजेशन, जिसमें यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए भारत रियल टाइम पेमेंट्स में दुनिया का लीडर बन गया। दूसरा है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से निर्माण, जैसे नए नए हाईवेज और एयरपोर्ट्स। और तीसरा है कल्चरल कॉन्फिडेंस का पुनरुत्थान, जिसमें राष्ट्रीय विरासत और प्रतीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो चलिए अब तक के इस पूरे विश्लेषण को एक बड़े आइडिया में समेटते हैं, जो इस गवर्नेंस स्टाइल के कोर को पकड़ता है। देखिए, गवर्नेंस के 2 अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं। एक है मैनेजमेंट, जिसका फोकस होता है देश को चलाना, मतलब जो सिस्टम है उसे ठीक ठाक मेंटेन करना। और दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी देश को बदलना, सिस्टम में बड़े फंडामेंटल बदलाव लाना। और जो दावा किया जाता है वो ये है कि मौजूदा गवर्नेंस स्टाइल इसी दूसरे अप्रोच यानी ट्रांसफॉर्मेशन पर कहीं ज्यादा जोर देती है। और अंत में स्रोत का ये एक कथन हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है।
हम जिस युग में जी रहे हैं वो बिना किसी शक के मोदी युग है। ये एक ऐसा दावा है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये बदलाव स्थायी है? और आने वाले वक्त में भारतीय राजनीति और समाज पर इनका क्या असर होगा? खैर, इस पर बहस तो आगे भी जारी रहेगी।